जब भी कोई कंट्री यूएस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो सीआईए उस कंट्री के खुद के लोगों का इस्तेमाल करते हुए उस कंट्री की रेजीम चेंज करा देती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली काफी सारी कंट्रीज जिनका रेजीम चेंज हुआ है वो इंडिया की ही नेबरिंग कंट्रीज है। अब इसका मेजर रीजन तो ये है जो प्रोटेस्ट किया काफी लोगों ने मिलकर, उसके बाद जो वहाँ की रेजीम चेंज हुई वो लोग उस प्रोटेस्ट में अपने लिए ही फाइट कर रहे थे, लेकिन अननोइंगली वो कहीं ना कहीं एक प्रीमेड स्क्रिप्ट भी फॉलो कर रहे थे। फिर वो नेपाल का प्रोटेस्ट हाईजैक हो या फिर बांग्लादेश का वायलेंट रेजीम चेंज, काफी सारे प्रोटेस्ट और रेजीम चेंज को स्टडी करने के बाद मुझे ये 5 कॉमन पैटर्न्स मिले हैं हर एक प्रोटेस्ट के बीच, जो किसी पीसफुल प्रोटेस्ट को एक वायलेंट रेजीम चेंज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले हमें इन 5 लेयर्स में से ये समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट से लेकर एक रेजीम चेंज के बीच में एक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। अब इन सब चीजों की शुरुआत होती है एक ऐसे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से जिसको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव में बदला जाता है। लेकिन किसी भी फॉरेन बॉडी के किसी भी देश के अंदर एक जेन्युइन प्रॉब्लम उठाने का ये मतलब नहीं होता कि वो आपके बारे में सोचते हैं। ये प्रॉब्लम बस एक मीडियम की तरह काम करता है उनके पर्सनल इंटरेस्ट को अचीव करने का। अब वो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर करप्शन तक कोई भी चीज हो सकती है जो उस देश में किसी भी पर्सन को इजीली समझी या समझाई जा सके। लेकिन अभी भी इस पूरे ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम तो भले ही जेन्युइन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग अपना सारा दिन का काम छोड़ के उस प्रॉब्लम के लिए यूनाइट होना चालू होंगे। एटलीस्ट इतनी आसानी से तो नहीं होने वाले। और जब तक किसी एक ऑब्जेक्टिव के नीचे बहुत सारे लोग यूनाइट नहीं होते तब तक किसी भी तरह से उनके पर्सनल इंटरेस्ट पूरे नहीं होने वाले। और 4 लोगों की भीड़ से कोई रेजीम चेंज तो होने वाली नहीं है। नेपाल के केस में ये प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन बांग्लादेश के केस में ये चीज थी एक बिल जिसको लोगों ने काफी कोई पसंद नहीं किया था। लेकिन बांग्लादेश में भी करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन इस पूरे 5 लेयर के सिस्टम में ये पहला स्टेज अभी भी इतना छोटा है कि लोगों में एक ऑब्जेक्टिव के कारण हेट तो चालू हो गई है, लेकिन इतनी भी बड़ी वो हेट नहीं है कि वो अपने देश की रेजीम ही चेंज कर देंगे। लेकिन इस पूरे गेम का सबसे बड़ा हिस्सा एक्टिव हो चुका है। बस अब उस हेट को यूनाइट होने की जरूरत है। अब यहाँ तक लोगों में एक हेट तो एग्जिस्ट करने लग जाती है, लेकिन अब इस ऑब्जेक्टिव को इतना एम्पलीफाई कर दिया जाता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के नीचे बहुत सारे लोग यूनाइट होने लग जाएं, या कह लो इकट्ठा होने लग जाएं और अपने आप को एक मूवमेंट का हिस्सा समझने लग जाएं। लेकिन इस दूसरे स्टेज में भी एक प्रॉब्लम है। जितना आसान बहुत सारे लोगों को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के नीचे सुनने में लगता है, रियल में ये काफी मुश्किल हो जाता है। आखिर बहुत सारे लोगों को कैसे एक ऑब्जेक्टिव के नीचे इकट्ठा करोगे जब तक उन लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए कि इस मूवमेंट में पार्ट लेना उनके लिए ही फायदेमंद है, या तो उस मूवमेंट में पार्ट लेने के बाद वो खुद के लिए ही लड़ रहे हैं। द मेन थिंग इज टू कन्विंस देम। इवन वो प्रॉब्लम कितनी ही जेन्युइन और रियल क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि उस पूरे कंट्री के मैक्सिमम सिटीजन उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े होंगे। कुछ लोग इस चीज को इग्नोर करेंगे और कुछ लोगों को एक्चुअली फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्टिव होती है दूसरी चीज। इंस्टेड ऑफ सारे लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है जो लोग उस प्रॉब्लम से हाईली इंपैक्टेड हैं और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट वो खड़े भी हो सकते हैं। नेपाल और बांग्लादेश दोनों के ही केस में ये लोग थे स्टूडेंट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन या किसी एक बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। अब इस स्टेज को एक्टिव करने के बाद बहुत सारे लोग यूनाइट तो होते हैं, लेकिन उनका ये गोल कतई नहीं होता कि वो अपने देश की रेजीम चेंज कर देंगे। शुरुआत तो प्रोटेस्ट की कुछ डिमांड के साथ ही होती है, लेकिन रियल टारगेट तो कुछ कंट्रीज का रेजीम चेंज करना है, जो कि टू बी ऑनेस्ट किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट से कभी भी अचीव नहीं होने वाला। और यहीं पे एक्टिव होती है थर्ड लेयर। अब जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रोटेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है एक वायलेंट प्रोटेस्ट में। लेकिन मैंने ये नोट किया कि हर बार ये सामने से नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर बार वही ये चीज चालू करें। हम नेपाल और बांग्लादेश दोनों के केस में ये देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट पीसफुली ऑपरेट किया जा रहा था वो वहाँ की ही गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस के बाद वायलेंट हुआ था। उसी गवर्नमेंट के कुछ एक्शन के बाद जो ट्रिगर मोमेंट हुआ, जो लोगों ने किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक पीसफुली प्रोटेस्ट चालू किया था, अब बहुत सारे और लोगों को भी एक रीजन मिल गया था उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का, जो स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। और इसी मोमेंट के बाद वो नैरेटिव प्रॉब्लम से हटकर एक सप्रेशन में बदल जाता है, जो टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के करती भी है। नेपाल में जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया और बांग्लादेश में भी उस प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ एक्शन के बाद लोगों को एक एक्स्ट्रा और रीजन दे दिया गया था, जिसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन से लेकर मिनिस्टर्स को पीट देने तक वो नैरेटिव अब और भी बड़ा हो गया था। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी होता है जो अगर एग्जिस्ट ना करे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और वो नैरेटिव पूरा खत्म हो सकता है। किसी भी नैरेटिव के बहुत बड़ा होने के पीछे कितनी तेजी से वो नैरेटिव फैलता है, ये डिसाइड करता है कि उस नैरेटिव के नीचे कितने लोग जुड़ेंगे, और उसी नैरेटिव को तेजी से फैलाने में जरूरत पड़ती है एक फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। फिर वो सिस्टम फ्री भी हो सकता है या फिर पेड भी हो सकता है। नेपाल, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका के केस में भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा था उस देशों की रेजीम चेंज करने का। बहुत लोगों ने मल्टीपल एंगल से किसी भी ऑब्जेक्टिव के पीछे बहुत सारे पोस्ट किए और वीडियोस भी अपलोड किए थे, और वो पोस्ट और वीडियोस जितनी तेजी से फैलते गए उतने ही लोग उस नैरेटिव के नीचे और ऐड होते गए। एंड देन नेपाल की गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल मीडिया, कुछ को छोड़कर सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था ताकि नैरेटिव और आगे फैल ना सके। और पूरे नेपाल के केस में ये बहुत बड़ा रीजन था। जो लोग ऑलरेडी नेपाल की गवर्नमेंट से नाराज थे उनको एक और बड़ा रीजन मिल गया था, और इसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसकी टोन ही बदल गई। लेकिन 5वां लेयर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर कोई भी नैरेटिव अपने रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जब बात पर्सनल प्रॉफिट लॉस की होती है तब तो और ज्यादा अलर्ट हो जाती है। तो किसी भी पर्सन को आसानी से ये पता लग जाएगा कि कोई पर्सन जेन्युइनली उसकी साइड में है या फिर उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है प्रोटेस्ट में, वो किसी एक सिंगल वीडियो या फिर जो हवा में कोई भी नैरेटिव चल रहा है उसके साथ वो आगे बढ़ने वाली तो है नहीं। और यहीं पे पूरे प्रोटेस्ट के कुछ फेस सामने आते हैं जो लोग उनके जैसे हैं, उनकी बातें समझते हैं और उनकी नीड को समझते हैं, और कुछ फेस होते हैं जो पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं। आप खुद ही प्रोटेस्ट के बारे में सिर्फ एक सिंगल सर्च करने के बाद ये पता कर सकते हो। हर बार तो नहीं, लेकिन मेजर प्रोटेस्ट में कोई ना कोई फेस तो जरूर होता है जो पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को सिस्टमैटिकली ऑपरेट
जनरेट कर रहा होता है, या कह लो लीड कर रहा होता है। और इतनी बड़ी भीड़ के कुछ फेसेस को फॉलो करने का रीजन होता है सोशल एक्सेप्टेंस, जिसका रिजल्ट हम देख भी सकते हैं रेजिम चेंज या फिर मिनिस्टर्स, इवन टॉप ऑफिशियल्स को भी अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ता है। एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक देश का कुछ ना कुछ मैटर था जिसको वहां की जनता ने अपने तरीके से फिक्स किया, लेकिन एक ही सेम पैटर्न बार बार मल्टीपल प्रोटेस्ट में रिपीट होना, ये हर बार कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बांग्लादेश की शेख हसीना रेजिम के पीछे तो सीधा CIA के इन्वॉल्वमेंट दिखता ही है, सेंट मार्टिन आइलैंड के कारण। लेकिन कई बार कई देशों में मिलिट्री कंट्रोल और कई देशों में तो प्रोपेगेंडा के बाद ही गवर्नमेंट आई है। इस पूरे पर्सनल इंटरेस्ट के गेम में बहुत सारे और अगली स्ट्रेटजीज का यूज होता है, जिसमें उन कंट्रीज को भी टारगेट करना जिसको स्ट्रेट मिलिट्री पावर से नहीं जीता जा सकता। और पूरे डॉट्स कनेक्शन खोमेनी एलिमिनेशन से लेकर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के रेजिम चेंज होने के पीछे का कारण इस वीडियो में सिंपल शब्दों में मिल जाएगा। आपसे वहीं मिलता हूँ।